Let's continue. प्रोजेक्टाइल मोशन इस पर्टिकुलर टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और पिछले सभी सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत सारी थ्योरी डिस्कस की। हर एक पैरामीटर जो प्रोजेक्टाइल मोशन में एसोसिएटेड है उसका डेरिवेशन किया, उसके शॉर्टकट मेथड्स हमने देखे कि कैसे उसे बनाया जाता है। और इन दीज लेक्चर्स हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें डिस्कस किए। आज की क्लास में हम एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या एक काफी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ और यू में से वैरायटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पर बात करने वाले हैं और ये है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बच्चों, अब तक जो हमने डिस्कस किया था वो ग्राउंड टू ग्राउंड यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रोजेक्टाइल होता है वैसे देखा। फिर एक और वैरायटी हमने देखी थी हाइट टू ग्राउंड, ऐसा भी हमने एक प्रोजेक्टाइल देखा था, है ना। आपको याद आ रहा है ये सब, ग्राउंड टू ग्राउंड और हाइट टू ग्राउंड। यस। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो एक ऐसे प्लेन पर, एक ऐसी जगह पर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने वाले हैं या प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर है। वैसे देखा जाए तो ये एक काफी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगी। इस तरीके के सिचुएशन में फिर हमें फर्दर ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा, मैक्सिमम हाइट आइडेंटिफाई करनी होगी, रेंज आइडेंटिफाई करना होगा। सो इट अपीयर्स लिटिल टफ, बट लेट मी टेल यू कि हम इस पूरे मामले को बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली हम इसे समझ सकते हैं। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का सारा मामला अपने दिमाग में रखना है। उसकी सारी कंडीशन पहले आपको अपने दिमाग में रखनी है। लेट्स से कि किसी लेवल्ड ग्राउंड पर अगर हमने पहले प्रोजेक्टाइल को फायर किया, दिस इज व्हाट द सिचुएशन आई वांट टू शो, विद सर्टेन वेलोसिटी u। तो इस पूरे एस्पेक्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इसमें एक्सिस लगाते हैं। आपको याद होगा, हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। फिर हमारी सेकंड स्टेप ये होती है कि हम इनिशियल जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स बना दें। तो ये हमने कंपोनेंट्स बना दिए। ऑफ कोर्स यहाँ जो कंपोनेंट आएगा उसे हम कॉल करेंगे u cos थीटा, और ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा उसे हम कॉल करेंगे u sin थीटा। यू मे रिमेंबर कि ये u cos थीटा कंपोनेंट जो है, कई बार हम इस कंपोनेंट को ux कंपोनेंट भी बोलते हैं, बिकॉज दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू कम अलोंग द x एक्सिस। और बहुत बार ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम uy कंपोनेंट भी कॉल करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि फिर ये जो फायर किया गया प्रोजेक्टाइल है ये अपनी जर्नी पूरी करेगा एंड जस्ट इट विल फॉल covering certain range, taking certain maximum height, ठीक है, and of course it will be following up with certain time of flight। अब बच्चों मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का और रेंज का, इसको जरा केयरफुली वॉच करें। तो आपने देखा कि जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो हम लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g। करेक्ट है? यस सर। फिर उसके बाद जब हम मैक्सिमम हाइट लिखते हैं तो हम लिखते हैं y कंपोनेंट की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। और एट लास्ट जब हम रेंज की इक्वेशन बनाते हैं तो हम लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ x कंपोनेंट y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलीज हैं, बेसिक कंडीशंस हैं, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलीज और इन्हीं कंडीशंस को हम यूज करते हुए फिर फर्दर सारे कैलकुलेशंस को कैरी करते हैं। अब लेकिन जो मामला या जो सिचुएशन या जो कंडीशन हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो लेवल्ड ग्राउंड पर नहीं है, ग्राउंड टू ग्राउंड ऐसा नहीं है वो, इट इज ऑन द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पर है वो। तो कैलकुलेशन में थोड़े से वेरिएशन आ सकते हैं, बट हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि हम उन वेरिएशंस को, उन
टफ एस्पेक्ट्स को सिंप्लीफाई कर लें और इस तरीके के कुछ इजी और शॉर्टकट फॉर्मूलेज भी वहां पे हम बना पाए। लेट्स हैव और लेट्स ट्राई कि ये कैसे वर्कआउट होगा। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये ऐसा, और इसकी जो इंक्लिनेशन है वो हमें पहले से स्पेसिफाई कर दी जाती है या कर दी गई है कि वो है अल्फा, ठीक है। अब जो प्रोजेक्टाइल हम फायर करने वाले हैं यहां से, वो तो हम एज यूजुअल ऐसे फायर करेंगे जैसे हम करते आए, विद स्पीड यू। अब इसका जो प्रोजेक्शन एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से न मेजर करते हुए हम इंक्लाइन प्लेन से मेजर करते हैं, एंड वी कॉल दिस एज थीटा। ये फर्क है। यहां जो प्रोजेक्शन एंगल है ये ग्राउंड से मेजर हो रहा है, यहां ग्राउंड से मेजर होगा नहीं, क्योंकि आपके लिए अब ग्राउंड ही इंक्लिनेशन है, ग्राउंड ही इंक्लिनेशन पर आ गया है। जो हॉरिजॉन्टल लेवल्ड ग्राउंड आप देख रहे थे, अब वो हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं है बल्कि वो खुद इंक्लाइंड है। प्रोजेक्शन एंगल हम ऐसा करेंगे। नाउ थिंक ऑन इट वेरी केयरफुली कि इस सिचुएशन को अगर हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बिल्कुल इस तरीके की बनाना चाहते हैं, तो हमें यहां पर भी कुछ एक्सिस स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो हम इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, हम इसमें एक लॉजिक बिठाएंगे। हम क्या करेंगे कि इन एक्सिस को हम सीधे सीधे इंक्लिनेशन पर ही ले लेंगे। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो हमारा एक्सिस होता है ना, जो ग्राउंड पर एक्स एक्सिस और वर्टिकली वाई एक्सिस, हमने उसको ही घुमा दिया ताकि हम कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही फिट बिठा सकें जैसे हम आमतौर पर किसी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ आपको ट्रिक या चालाकी समझ में आई कि हमने क्या किया? यस सर। हाँ। अब जो कंपोनेंट्स बच्चों हम रिजॉल्व करेंगे वो अलोंग द एक्सिस रिजॉल्व कर लें, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो एक कंपोनेंट मुझे यहां मिलता है और मैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखूंगा, ये हो गया u cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट मुझे यहां मिलता है जो मैं अब कह सकता हूं कि y कंपोनेंट है, और मैं इसे लिख सकता हूं u टाइम्स ऑफ sin थीटा। डू रिमेंबर ये जो कंपोनेंट यहां हमको मिला ना, इस कंपोनेंट को हम कह सकते हैं कि ये ux है, और ये जो कंपोनेंट हमको यहां मिल रहा है ना, इसको हम कह सकते हैं uy है, क्योंकि हमने एक्सिस को ही इंक्लाइन कर दिया। कोई चीज टेढ़ी है तो हम उसको देखने के लिए अपनी गर्दन ही टेढ़ी कर रहे हैं, तो फिर हमको सीधा दिखाई देगा। ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। मैं फनी सा एग्जांपल दे रहा था, वो बेसिकली देखा जाए तो हमने एक्सेस को ही इंक्लाइन कर दिया ताकि हम उसी तरीके के फॉर्मूलीज को दोबारा रीयूज कर सकें जो हमने ऑलरेडी बनाए हैं। अब ये प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी जो है वो पूरी करेगा और ये आगे इस तरीके से फायर होने के बाद पता नहीं कहीं जाके गिर जाएगा, एंड देयर विल बी सर्टेन सॉर्ट ऑफ रेंज टू दिस प्रोजेक्टाइल, और वो रेंज अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे यहां से यहां करके मेजर होगी। यहां से प्रोजेक्शन हुआ और यहां पर उसकी लैंडिंग हुई, ठीक है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जो चेंज आने वाला है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। देखिए, यहां जब हम कैलकुलेशन करते हैं, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, ऐसे एक्ट करता है, करेक्ट। मतलब वो कौन से एक्सिस को परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस को वो परपेंडिकुलर है, वेरी गुड। सो ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है। अब ये आप दिमाग में लाएं कि जहां जहां हमने जी लिखा है, हमने एक ऐसे एक्सेलरेशन को एनरोल किया है, एक ऐसे एक्सेलरेशन को लिखा है जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मामला अजीब होगा बच्चों। यहां पे जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ऑब्जर्व करेंगे तो बेटा ये तो ऐसा हो जाएगा सीधे नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। बट हम यहां अटक रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक्सेलरेशन हमारे डिजाइन किए गए एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर नहीं है। आ रही है ना बेटा बात समझ में? यस सर। तो हम इसमें एक छोटा सा वेरिएशन करेंगे, हम यहाँ पे सीधा सीधा एक परपेंडिकुलर बना लेंगे और ये एंगल बेटा हम मेजर करेंगे, ये वाला, और ये उतना ही एंगल होगा जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन है। ये मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं, ठीक हो गई बात? यस और नो?
ये इंक्लिनेशन उतना ही Yes, होगा sir. जितना ये प्लेन का है। अब यहाँ इन कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे तो हमें एक पॉसिबल कंपोनेंट बेटा यहाँ मिल सकता है, जिसे मैं लिख सकता हूं g cos अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट मुझे यहां मिल सकता है जिसे मैं लिख सकता हूं g sin अल्फा। अब बड़ी मजेदार बात आ रही है, बिना डेरिवेशन के हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर पहुंच सकते हैं, बिना डेरिवेशन के, कोई डेरिवेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताएं कि जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। सोचें, 2 तो बेटा जैसे वैसे आएगा, u y के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, u टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अब आप मुझे यहां बताएं कि g के लिए मैं क्या लिखूं? G cos G alpha. cos हाँ, ये आपने सही पकड़ लिया, ये आपने की पॉइंट पकड़ लिया। आपने इस चीज को अगर हिंट कर लिया कि आपको करना क्या है, ये तो सारा मामला आसान हो गया। तो यहां पर सिर्फ जी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? G cos alpha. जी कॉस अल्फा, वेरी गुड, शाबाश। तो बिना डेरिवेशन के हमको टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया। हालांकि इसका डेरिवेशन बनाया जा सकता है, इसमें काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं, तो हम इस चीज को रिप्लिकेट कर सकते हैं फॉर दिस सिचुएशन। ठीक हो गई बेटा बात? अब सेकंड Yes, चीज sir. है, और बच्चों वो है एच मैक्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं एच मैक्स कैसे लिखूं? तो मुझे y कंपोनेंट चाहिए और नीचे एक्सेलरेशन चाहिए, और वो भी एक्सेलरेशन ऐसा जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर हो। तो y कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? तो आंसर है sin theta u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय, आप सोचे बेटा 2 तो जैसा वैसा, 2G cos alpha वेरी गुड, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा g cos अल्फा, बिकॉज हमें वो एक्सेलरेशन यूज करना है जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, बेस्ड ऑन दीज टू फॉर्मूलीज। अब आते हैं तीसरी चीज पे, और तीसरी चीज में हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा, और बेटा वो है रेंज। रेंज, आप एक चीज रिकॉल करो जो मैंने आपको बार बार इंप्रेस कराई है आपके दिमाग पे, इस चीज को बार बार आपको हाईलाइट करने की कोशिश की है कि इस तरीके के ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है ना? yes sir और लगातार ये u cos थीटा जैसा है वैसा मेंटेन होता जाता है। इनफैक्ट आप प्रोजेक्टाइल को फाइनली लैंड करवा देंगे तब भी वो वैसा ही होगा जैसा था वो। तो रेंज को हम जब सॉर्ट आउट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा आंसर मिल जाता है। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि जैसे हमने टाइम और एच मैक्स लिखा वैसे ही इसके लिए रेंज लिख लें, बट ये अलाउड नहीं होगा। क्यों? इसका रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका रीजन ये है बेटा कि इस तरीके के मोशन में जब प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पर थ्रो किया जाता है तो एक्स एक्सिस में एक और एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, जी साइन अल्फा, जो इस u cos थीटा को रोकने की कोशिश करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, हमारा प्रोजेक्टाइल तो आगे जा रहा है, u cos थीटा उसे आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोचें ये जी साइन अल्फा क्या कर रहा है? उस प्रोजेक्टाइल को रोकने की कोशिश कर रहा है। यहां कुछ ऐसा था क्या? यहां ऐसा कुछ नहीं था, जो भी एक्सेलरेशन था डाउनवर्ड ही था। तो एक्सेलरेशन की कंडीशन हम हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट पर लगाया करते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमें यहां एक्सेलरेशन की कंडीशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर भी लगानी पड़ेगी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए कौन एक्सेलरेशन बनेगा? G sin alpha साइन अल्फा। मतलब इस सिचुएशन में हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन दोनों रेफरेंस में यूज करनी पड़ेगी, चाहे वाई एक्सिस हो चाहे एक्स एक्सिस हो। जबकि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हम सिर्फ वर्टिकल एक्सिस के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते थे, और हॉरिजॉन्टल के लिए डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किया करते थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये एक बड़ा चेंज है। तो अगर हम वाकई इसकी रेंज निकालना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को उठा के मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे हमने टाइम और एच मैक्स के लिए किया। तो ये भी आप जहन में रखें, नहीं तो कॉपी करने के लिए आप सीधा उठाएं, तीनों फॉर्मूले कॉपी कर दें और बोल दें हो गया। तो ऐसा नहीं, कॉपी करने के लिए भी दिमाग चाहिए ना थोड़ा। तो क्या रेंज का फॉर्मूला एज इट इज मैं उठा के इस पे अप्लाई कर सकता हूं? no नहीं कर No. सकता। हाँ, नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करना होगा। नाउ टू फाइंड रेंज, लेट्स अप्लाई अ काइनेमेटिकल इक्वेशन टू फाइंड रेंज।
बच्चों मैं यहाँ एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट वाली काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करूंगा जो एक्स एक्सिस में होगी, एस ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इंटू टाइम प्लस हाफ ए ऑफ एक्स इंटू टाइम का स्क्वायर। गेटिंग इट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसको बेटा हम लोग बोलेंगे रेंज। क्यों रेंज हम बोलेंगे? बिकॉज हम यहां से शुरू कर रहे हैं, फाइनली हम यहां जाके गिरते हैं, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये हमारे लिए रेंज बन रहा है, तो हमने इसको रेंज बोला। अब बताएं यू ऑफ एक्स क्या है? U sin theta. यू कॉस थीटा। साइन कहां से आया? साइन तो y में है, यू कॉस थीटा जो कि x एक्सिस में है। देखा? Yes, sir. टाइम का फॉर्मूला हमने अभी अभी बनाया था और वो है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा। फिर प्लस की बजाय ना बेटा मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, ये आप नोट कर लें। प्लस की बजाय हमको माइनस लगाना पड़ेगा। आप सोचे क्यों माइनस लगाना पड़ेगा? इसलिए कि u cos थीटा जो एफर्ट ले रहा है इस ऑब्जेक्ट को, इस प्रोजेक्टाइल को आगे थ्रो करने के लिए, उसके अगेंस्ट में ये एक्सेलरेशन उसको एफर्ट कर रहा है, एफर्ट ले रहा है कि वो नीचे रह जाए। तो g sin थीटा इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू u cos अल्फा, सॉरी u cos थीटा। देयरफॉर यहां एक्सेलरेशन का सेंस नहीं है बल्कि रिटार्डेशन का सेंस है। गेटिंग इट? Yes, sir. ओके, इसलिए हम यहां माइनस लगाएंगे। देन विल जस्ट कंटिन्यू बाय राइटिंग हाफ एज इट इज। अब बताएं एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन कौन है? एक्स एक्सिस वाला G एक्सेलरेशन sin alpha. हाँ बिल्कुल सही, ये हो जाएगा जी साइन अल्फा इनटू टाइम जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है उसका स्क्वायर करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर एंड देन इफ आई कंटिन्यू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दिस विल जस्ट कंटिन्यू जी स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है उस हिसाब से। सो आर इज इक्वल टू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा माइनस, यहां पर हम थोड़ा बहुत कैंसिलेशन कर सकते हैं, जैसे ये कैंसिल हो गया, ये जी की एक पावर भी यहां से कैंसिल हो गई, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर, देन आई मे बी राइटिंग हियर साइन स्क्वायर थीटा एंड देन साइन अल्फा डिवाइडेड बाय this g remain as it is and then I will be writing cos square alpha. In my opinion, this is what an equation we will end up with. इसी के साथ हमको एंड कर लेना चाहिए, और ज्यादा इसके अंदर सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसका एक फाइनल रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा, बट हम इसको और ज्यादा फर्दर डेराइव नहीं करेंगे क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो ये सारे नंबर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। रादर हम काइनेमेटिकल इक्वेशन ही डायरेक्टली लगाकर रेंज का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, कोई डायरेक्ट फॉर्मूले पर हम नहीं जाना पसंद नहीं करेंगे। इवन दो अगर हम इसका एक फाइनल फॉर्मेट या फाइनल फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से आता है 2u square divided by g sin theta and then cos theta plus alpha divided by ये cos square alpha as it is। तो इसमें बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस को हमको हैंडल करना होगा and which is not at all expected for the NEET examination, for CET examination, even for the JEE main examination it is not at all expected। those who are preparing for the JEE advanced, that is separate class of preparation, तो उसके लिए ये जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो in my opinion ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कहूंगा। आपको करना क्या है, आपको ये बेसिक फॉर्मेट याद रखना है कि यहां मुझे काइनेमेटिकल इक्वेशन लगानी है, दैट्स इट। क्लियर हो गई बेटा बात? Yes, sir. yes. अब इसमें बच्चों मैं एक खास बात जो आपको इंसिस्ट करूंगा कि आपने याद ही रखनी है वो है मैक्सिमम रेंज, कि भाई किसी गिवन सिचुएशन में हम ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर थ्रो कर सकते हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमम रेंज। सो इस सिचुएशन में अगर हम मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं, आरमैक्स, ठीक है, इफ यू वांट टू गेट एन आंसर फॉर मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जो भी वेलोसिटी अवेलेबल है उससे हम ज्यादा से ज्यादा जो रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम रेंज, उसका आंसर है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन अल्फा। इसके लिए भी डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, बट आई विल से दैट कि ये फॉर्मूला आप सभी ने मस्ट रिमेंबर करना है, याद ही रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, डेरिवेशन बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज जिस तरीके की एग्जामिनेशंस आप लोग फेस करोगे फॉर सीईटी, नीट एंड जेई मेन, डेरिवेशंस आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। हाँ, लेकिन ये जरूर होगा कि आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी इसमें, और ये भी याद रखना है कि रेंज निकालने के लिए हम डायरेक्ट स्पीड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमको काइनेमेटिक्स अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे भी अफेक्ट कर रहा है। आर थिंग्स क्लियर? यस सर। अब एक और वैरायटी इसमें पूछी जा सकती है, एक और कंडीशन इसमें पूछी जा सकती है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज फॉर एग्जांपल इसी तरीके का प्रोजेक्टाइल, सॉरी आई में से इंक्लाइन प्लेन हमारे पास है, जिसका इंक्लिनेशन एज डिस्क्राइब्ड अल्फा है, बट इस बार प्रोजेक्टाइल हमने ऊपर से थ्रो किया लाइक दिस, ठीक है, विथ एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, बट वी आर थ्रोइंग इट डाउन द प्लेन, प्लेन पर नीचे फेंक रहे हैं, इसे हम कहेंगे अप द प्लेन, प्लेन पर ऊपर फेंक रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना होगा? सो सबसे पहले तो देखें, आप उसी ऑर्डर में काम करना शुरू करें जैसे आपने पहले किया था, थोड़ी सी चालाकी आप बरतें। यहाँ पे ये वाले एक्सिस को आप क्या नाम दे देंगे? एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक और एक्सिस बना दें आप, इसको क्या नाम दे देंगे? वाई एक्सिस आप नाम दे दें इसे, मतलब आप पूरा एक्सिस ही टिल्ट कर दें, एक्सिस को ही टिल्ट कर दें। एक्सिस को टिल्ट करने से फायदा ये होगा कि हम वो फॉर्मूलीज को सीधे सीधे यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए बनाया है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद इसके कंपोनेंट्स बनाए आप जैसे बनाते आए हैं। सो ये वाला कंपोनेंट हो गया अपना u cos थीटा, यहाँ पर एक वर्टिकल कंपोनेंट भी क्लेम किया जाएगा, ये हो जाएगा u sin थीटा। एज यूजुअल मैं इस कंपोनेंट को लेबल कर सकता हूँ uy कंपोनेंट, और ये वाले कंपोनेंट को हम लेबल करेंगे ux कंपोनेंट। नाउ दिस प्रोजेक्टाइल विल फॉलो इट्स ट्रैजेक्टरी एज रिक्वायर्ड एंड विल फॉल डाउन कवरिंग सर्टेन रेंज। ऑफ कोर्स अगर हम g के रेफरेंस में बात करें तो ये g आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड। इफ यू ड्रॉ काइंड ऑफ परपेंडिकुलर हियर, तो हम इस g के दो कंपोनेंट स्प्लिट कर सकते हैं विद द कंसिडरेशन के यहाँ पर एंगल अल्फा बन रहा है, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे क्या बनेगा? g cos अल्फा, और एक दूसरा वाला कंपोनेंट यहाँ पे क्या बनेगा? जी साइन अल्फा। g sin अल्फा। नाउ आई वांट टू लिसन फ्रॉम योर साइड कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टू uy। नाउ uy u sin थीटा, करेक्ट है? बिकॉज y कंपोनेंट इज दिस। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? क्या लिखूं एक्सेलरेशन के लिए? J cos alpha. बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, g cos alpha. Now what about the maximum height if I want to write? uy का square means u square sin square theta. Now what about the acceleration should I write? 2G cos alpha. 2G cos alpha. बहुत अच्छे, शाबाश। Now what about range? रेंज बताओ चलो। तो बेटा जब हम रेंज लिखेंगे, इनफैक्ट जरा माइक ऑफ रखें प्लीज, क्लास डिस्टर्ब होती है, बिल्कुल माइक ऑन ना करें। पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो बाजू में थोड़ा सा एनवायरनमेंट अच्छा रखें प्लीज। नो रेंज अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एज आई सेड हमें यहाँ काइनेमेटिकल इक्वेशन लगानी होगी, एंड दैट काइनेमेटिकल इक्वेशन विल बी रनिंग ऑन एक्स एक्सिस, सो दैट विल बी एक्स एक्सिस टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड टाइम का स्क्वायर। सो लेट मी टेल यू, ये एस ऑफ एक्स में क्या लिखूंगा? आर। यू ऑफ एक्स के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए बताएं? यू कॉस थीटा। टाइम जैसा मैं पहले लिखा था अभी भी वही लिखूंगा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा। फिर ये हाफ जैसा है वैसे आएगा। एक्सेलरेशन क्या लिखा बेटा बताएं? इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या लिखें? ax G cos alpha. नहीं, g cos अल्फा तो पूरी तरीके से गलत है, g cos अल्फा। G sin alpha. जस्ट मिसिंग इट, कंप्लीटली मिस कर रहे हो तुम लेक्चर को अगर ऐसा बोल रहे हो। G We are sin taking alpha. it along the x-axis. Along the x-axis, which acceleration is acting here? G sin alpha. G sin alpha. So this will become G sin alpha. Now time उसका स्क्वायर कर लें आप, तो ये हो गया 4, है ना? 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद ये u का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइडेड बाय g स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। अब मैंने एक चीज यहाँ पे नहीं की, मैंने बीच में साइन नहीं लगाई कि यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये सोच के आपने बताना है। Plus. प्लस आएगा, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, प्लस आएगा। अब किसी के मुंह से निकल रहा था माइनस, किसी के इंटेंशन में था माइनस बोलना,
तो आप जिसने प्लस बोला वही बता दे आंसर के मैंने प्लस क्यों लगाया यहाँ पे। Because both are in same direction. U cos. U cos थीटा का एफर्ट भी इस प्रोजेक्टाइल को नीचे ही पुश करना है और G sin अल्फा का एफर्ट भी इसको नीचे ही पुश करना है। दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। प्लस लिखना पड़ेगा, इट्स एन एक्सेलरेशन नॉट रिटार्डेशन। जबकि यहां देखो क्या हो रहा था, U cos ऑफ थीटा प्रोजेक्टाइल को ऊपर पुश कर रहा था और G sin अल्फा उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ रिटार्डेशन, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कंसेप्ट को जरा अच्छे से ग्रैब करें कि डाउन द प्लेन क्या करना है और अप द प्लेन क्या करना है। अब इसमें मैं एंड रिजल्ट पर बात करूंगा, हालांकि अगर मैं इसे और सॉर्ट आउट करूं और इस पे सिंप्लीफिकेशन करूं तो मुझे ऐसी मिल जाएगी, आई विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, नॉट मोर देन दैट। खाली यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस की बजाय क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसके अलावा कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, बाकी सब कुछ जू का तू रहेगा, जैसा वैसा रहेगा। प्लस आने का मतलब ये भी समझे कि रेंज बढ़ जाएगी, अप द प्लेन के मुकाबले में डाउन द प्लेन रेंज ज्यादा हो जाएगी। क्या कहते हो? Yes. क्योंकि कुछ चीज प्लस हो रही है ना, ये फैक्टर तो जैसा था वैसे अब उसमें प्लस हो रहा है कुछ, तो रेंज बढ़ जाएगी। और लॉजिकल भी है, ऊपर ठहर के ऐसे नीचे फेंकोगे तो ज्यादा दूर तक जाके गिरेगा, नीचे ठहर के ऊपर फेंकोगे तो उतनी दूर तक जाके नहीं गिरेगा। आई ना बात समझ में? Yes, sir. बट हियर आई एम मोर इंटरेस्टेड टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम रेंज फॉर्मूला। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला इस सिचुएशन में आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, आप केयरफुली नोटिस करें फॉर्मूले को, 1 माइनस साइन अल्फा, दैट्स इट। आपने देखा क्या फर्क है दोनों फॉर्मूलीज में? Plus minus. यस, अप द प्लेन में जो है ना यहाँ पे प्लस है और डाउन द प्लेन में यहाँ पे माइनस है। तो ये कुछ बेसिक्स हमको याद रखनी है। इसमें डेरिवेशंस का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेट हमारे सामने आ सकता है, हम इस पे बहुत सारे डेरिवेशंस, मतलब बहुत हायर लेवल पे इसकी कैलकुलस को बहुत ऊपर लेवल तक ले जा सकते हैं। बट हमारी जिन एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन फॉर जेई मेन, उतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन चीजों को अच्छे से याद रख लेते हैं और जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको डिस्कस करवाऊंगा अगर आप उनको ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इट विल बी सफिशिएंट इनफ, काफी हो जाएगा। ठीक है, आइडिया क्लियर हुआ? Yes. बेसिक ट्रिक क्या लगाई हमने चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो एक्सिस ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए होता है हमने उसको क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। सीधा नहीं देख रहे हैं, टेढ़ा देख रहे हैं। तो टेढ़ी चीज को देखने के लिए हम भी टेढ़े हो जाएंगे तो हमारे लिए सीधा हो गया वो। जैसे कुछ ऐसा, क्लियर है? Yes. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। आई होप जब हम इन क्वेश्चंस को खत्म कर लेंगे तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नाउ इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज ऑफ राइफल बुलेट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज 6 किलोमीटर। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड की जो उसकी मैक्सिमम रेंज है वो 6 किलोमीटर है। तो इस रेंज को बेटा मैं ऐसे लिखता हूं, आर मैक्स, एक ब्रैकेट लगाता हूं ताकि मैं फर्क कर सकूं, और यहां पे लिखता हूं एच। तो ग्राउंड टू ग्राउंड अगर हम बुलेट को फायर करते हैं तो उसकी मैक्सिमम रेंज हमको मिल जाती है 6 किलोमीटर। सो दिस इज 6 किलोमीटर। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इट्स मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर उसका मैक्सिमम रेंज क्या होगा? तो मैं इसे ऐसे करता हूं, अप है। ठीक है, ये अप ही पूछा होगा, डाउन तो नहीं पूछा होगा। हालांकि यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि वो अप है या डाउन है, लेकिन जनरली यूजुअली जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो अप द इंक्लिनेशन होते हैं। तो मैक्सिमम रेंज ऑन द अप ऑफ अपवर्ड टू द इंक्लिनेशन कितना है? अब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा बेटा। ग्राउंड टू ग्राउंड यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल्ड ग्राउंड पे मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है? अगर आप याद कर पाते हैं, U square by G. बस इतना ही है, यू स्क्वायर बाई जी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, इतना ही है। हम जानते हैं ना ये 45 डिग्री पे वर्कआउट होता है। तो हमें एक फैक्टर पता चला यहाँ पे कि यू स्क्वायर बाई जी इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, 6 किलोमीटर। 6 kilometers. अब आप सोचें मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइन क्या है, फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन अल्फा। याद आया कुछ?
ऐसा नो? Yes, sir. तो ये है हमारा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला फॉर अ सिचुएशन ऑफ लेट मी राइट इट वंस अगेन, आर मैक्स अप द इंक्लिनेशन। अब इस फॉर्मूले में सिर्फ आप इतना नोटिस करें कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, R max. आर मैक्स विच इज 6 किलोमीटर बाई डेटा, बाई नंबर अगर मैं देखूं तो 6 किलोमीटर है ये। सो क्यों ना उसको सीधा सीधा 6 लिखा जाए डिवाइडेड बाय ये 1 एज इट इज प्लस साइन इंक्लिनेशन कितना है 30 degree. 30। नाउ व्हाट इज साइन 30? 1/2. Half. तो ये हो गया हाफ। 1 प्लस 1 हाफ अगर मैं सॉल्व करता हूं 3/2. तो ये हो गया 3/2। और अगर मैं इसको फाइनलाइज करता हूं तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 12/3 which will become equal to 4 किलोमीटर। That's it। तो ये रहा अपना ऑप्शन, Option C is correct. है ना? सो दैट वे कितना आसान था देखो। लेकिन ये आसान उस वक्त है बच्चों जब हमको बेसिक्स क्लियर हैं, फॉर्मूलीज हमको ठीक से पता है। अब जैसे इस फॉर्मूले को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको सबसे पहले ये रिकॉल करना था कि आर मैक्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का क्या फॉर्मूला बनता है, तो वो यूज कर बाय जी है, हमने भूलना नहीं है इस बात को। ठीक हो रही है बेटा बात? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Now for a certain given velocity of projection from a point on the inclined plane, maximum range down the plane is 3 times the maximum range up the inclination। तो ये जो बात इसने बता दी अपने को, ये कंडीशन जो इसने बता दी ना, यही सॉल्यूशन के लिए हमारा हिंट लाइन बनेगा, यहीं से सॉल्व करेंगे हम इसको। तो फिर वो एंगल पूछ रहा है कि भाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा कितना है। तो इसने जो बात हमको बताई है उसको मैथमेटिक्स में लिख लें हम। तो इसने बोला कि मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन, तो ये यहां लिख लें डाउन इक्वल मैक्सिमम रेंज अप द प्लेन, खाली इक्वल नहीं है, 3 टाइम्स। इसी ने बताया हमको 3 टाइम्स। यस और नो? Yes, sir. आप सोचे मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर बाई जी इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन अल्फा इफ आई एम नॉट रॉन्ग इक्वल ये 3 जैसा वैसे यू स्क्वायर बाई जी एंड हियर द फॉर्मूला गोज 1 प्लस साइन अल्फा। करेक्ट हो रही है बात? Yes, sir. Yes. अब जितने फैक्टर्स कैंसिल हो सकते हैं काट दो, दिस गॉट कैंसिल, दिस एंड दिस आल्सो गॉट कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Plus sign. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये 3 जैसा वैसे छोड़ो, अब ये ब्रैकेट इधर ले जाओ और ये ब्रैकेट इधर ले आओ, तो तुमको ऐसे मिलेगा 1 प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा। करेक्ट हो गई बात? Yes. Now this will become 1 plus sin alpha is equal to 3 minus 3 sin alpha। sin alpha को दूसरी तरफ ले लो, so this will become 4 sin alpha and this will become 2। therefore sin alpha will become equal to 2/4 यानी कि हाफ। साइन हाफ कब होता है? 30 degree. 30 degree. 30 डिग्री। ये हो गया आंसर आपका, दैट्स इट। ठीक हो रही बात? Yes. ओके चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को केयरफुली करें, मैं रैंडमली मतलब अपने मन से कोई डेटा पुट अप करके आपके सामने नहीं रख रहा हूं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैंने बुक्स वगैरह से रेफर करके इधर उधर से। तो इन चीजों को अगर आप अच्छे से एक बार कर लोगे तो इंक्लिनेशन पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आने दो, इन पर्टिकुलर दी एग्जामिनेशंस यू मे फेस, मैं 2-3 बार बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि ये आर्टिकल अगर हम एडवांस लेवल के लिए पढ़ते हैं तो बहुत हायर कंसेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री और बहुत ज्यादा मैथमेटिकल इवैल्यूएशन इसमें आएगा। पर जिस तरीके के एग्जामिनेशन आप यूजुअली फेस करोगे, सीईटी और नीट की बात अगर हम करें खास करके, तो इतना जो मैं आपको बता रहा हूं ये काफी हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। Now the shell is fired from the gun from the bottom of the hill along its slope. The slope of the hill is 30 degree. Angle of the barrel to the horizontal is 60 degree. Initial velocity 21 meter per second. Distance of point from the gun at which the shell will fall. तो रेंज पूछा है इसने। अब देखो कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये अपना पहला क्वेश्चन है रेंज निकालने का।
तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला हम लोग वर्कआउट नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से इन चीजों को हैंडल करेंगे। तो ये इंक्लिनेशन है, इंक्लाइन प्लेन है, कितना इंक्लिनेशन है ये? 30 डिग्री, सही है। ये रहा 30 डिग्री। यहां से हमने ये प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया। आप देखिए प्रोजेक्टाइल का एंगल कितना बताया है इसने, एंगल ऑफ 60 degree. बैरल। हाँ, यहाँ गलती करोगे, 60 डिग्री कहां से बताया उसने? Horizontal. पूरा नीचे से 60 बताया, अब ऑलरेडी 30 जा चुका, तो बचा कितना? 30. ये गलतियां हो सकती थी। आप 60 लेके काम कर जाते तो पूरा गलत होता, और 60 आता भी नहीं बेटा। सोचो अगर तुम 60 लेते ना यहाँ से, तो ये 120 डिग्री बाहर इधर फेंक रहे क्या तुम? इधर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे ना तुम। अगर तुमने यहाँ से 60 लिया भी समझो, तो ये 30 और वो 60 90, तो तुम क्या सीधा ऐसा ऊपर फेंक रहे क्या? नहीं ना। No. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये नोट करें आपने, ये 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बताया है, तो प्लेन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन से 30 डिग्री हो जाएगा। चलें तेजी से काम करें। अब आप क्या करें, इसके कंपोनेंट बना लें। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ये वाला, हाँ, जो वेलोसिटी हमको बताई गई है, कितनी बताई गई वो? 21 है, ठीक है। सो ये वाला जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा 21 cos 30, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 21 sin 30, 21 sin 30। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी कुछ सोच लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ऐसे सीधा नीचे जी, इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, तो एक इधर एक इधर, क्या कहते हो? दिस इज अगेन गोइंग टू बी 30। ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? g cos 30, एंड दिस इज गोइंग टू बी g sin 30। प्रोजेक्टाइल ऐसे अपनी जर्नी पूरी करता हुआ कहीं जाके गिर जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में जब भी हमको रेंज पूछी जाएगी, सबसे पहले ना टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें, बेझिझक। उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी हम ऐसे नहीं सोचेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूछा नहीं, ऐसा नहीं, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकालो, क्योंकि लेटर ऑन हमको काइनेमेटिकल इक्वेशन में कहीं ना कहीं टाइम पुटअप करना पड़ता ही है। तो पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निपटाते हैं। चलो फॉर्मूला बताओ। 2u sin theta by 2 By G. into, अगर मैं गलत नहीं हूं, 21 sin 30 डिवाइडेड बाय G cos 30. cos 30। सोचो सही किया? Yes. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइम का कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया बेटा 2 इंटू ये 21 हुआ, साइन 30 हो गया हाफ, डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू आया 10, cos 30 का वैल्यू आया √3/2। जो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये कैंसिल हो गया 5। तो हमें मिला टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 21/5√3। करेक्ट जा रहे हैं? Yes, sir. हाँ, अब एक छोटा सा कैलकुलेशन आपने करना है, सबने बताना है मुझे। 5√3 का वैल्यू होता है 1.732। मल्टीप्लीकेशन करें जल्दी से, 1.732 इंटू 5 कितना हो रहा है? तेजी से करना है आपने ये। 8.660. 8.6, 21/8.66 निपटा दें। फाइनल आंसर बताएं, टाइम का फाइनल आंसर 21/8.66। यस, 2.42. 42. 2.42 सेकेंड। अगर हमको फर्दर कैलकुलेशन में टाइम 2.42 पुटअप करना कन्वीनियंट लगा तो हम वो पुटअप करेंगे, और अगर हमको फर्दर कैलकुलेशन में टाइम 21/5√3 पुटअप करना कन्वीनियंट लगा तो हम ये पुटअप करेंगे। ठीक है ना, याद रखो, ये बस हमने रेडी कर लिया डेटा। अब आते हैं हम रेंज निकालने के लिए। तो रेंज के लिए हम सिंपल सी काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाने जा रहे हैं। s of x इज इक्वल टू u of x इंटू टाइम, प्लस क्या माइनस, चलो पहले इक्वेशन लिख लें, प्लस हाफ a of x इंटू टी स्क्वायर। ठीक हो गई बात? s of x मतलब क्या? रेंज। u of x मतलब क्या? 21
cos 30 प्लस की बजाय minus माइनस, शाबाश। हाफ ए ऑफ एक्स का मतलब क्या? g cos 30 फिर गलत बोल रहे हो। cos G 30 cos क्यों बोल रहे हो? 30 क्यों बोल रहे हो cos 30? sin 30 cos 30 मतलब तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आ रही बात। हम एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं, एक ही मिस्टेक बार बार कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन g sin 30 है। दिस इज एक्स एक्सिस। बात क्लियर हो रही है सबको? yes sir इनटू, अरे एक सेकंड यहाँ मैंने टाइम नहीं पुटअप किया ना। एक सेकंड मैं ये मिटा देता हूँ। देखो टाइम रह गया ना अपना, yes sir ये टी रहेगी ना वैल्यू, ये तो खाली यू एफ एक्स हो गया। तो चलो इसको आसान करने के लिए मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ 21/5√3, फिर माइनस जैसे तुमने बताया हाफ। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, चलो क्या आएगा ए ऑफ एक्स? g sin 30 sin 30 इनटू ये टाइम का स्क्वायर यानी कि 21/5√3 का आपने कर देना है पूरा स्क्वायर। अब बस ये नंबर सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू। सो दिस इज गोइंग टू बी 21 cos 30 यानी कि √3/2 इनटू वापस से 21 5√3 माइनस ये हाफ, ये 10, ये हाफ, ये 21, ये भी 21, ये 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक हो गई बात? yes Now this √3 will get cancelled. Now this r will appear to be 21 into 21/10. This is going to be 10 माइनस। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। ये हो गया 5, ये भी हो गया 5। ठीक है, so this is going to be 21 into 21 upon 5 into 2 10, 10 into 3 30। r is equal to 21 into 21, 21 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 441 441 441 कॉमन लिया, 1/10 माइनस 1/30 है ना। ये बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन में कर रहा हूं, हालांकि ये आपने कर लेना चाहिए। कॉमन एलसीएम हो गया 30, 3 माइनस 1। ठीक है, yes ओके कंटिन्यू करते हैं। 441/15, बताओ आंसर। 441/15 because this will become 2/30 it will be 15। क्या आंसर आएगा? 29.4 29.4 मीटर। तो इसको अप्रोक्सीमेट करो, इसका अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे 30। सो दैट विल बी द आंसर। अब इतना फर्क क्यों आया? आप पूछ सकते हैं सर फर्क क्यों आया 29 इसलिए फर्क आया ना बेटा कि हमने जी का वैल्यू ना डायरेक्टली 10 लिया है कैलकुलेशन में, समझे। हालांकि ये क्या आना चाहिए 9.8। तो मैं अगर एग्जैक्ट वैल्यू उसकी करेक्ट वैल्यू को पुटअप करूंगा तो मे बी आई मे गेट द एग्जैक्ट आंसर एज गिवन इन द ऑप्शन। बाकी हमने कोई ऐसी गलती नहीं की भाई कि 29.4 को हमने 30 लिखा। अक्सर ऑप्शंस में हमको थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करना ही पड़ता है। क्लियर हो गई बात? yes sir ओके चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, ऑडियो वीडियो दोनों? yes sir देखो जिसको ऑडियो नहीं आ रहा है वो अपने डिवाइस में चेक करे, बाकी मेरी तरफ से तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ओके लेट्स कंटिन्यू। नाउ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन एज शोन, फाइंड द रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें भी रेंज पूछा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा। मैं अभी फटाफट यही निपटाने वाला हूं उसको। ये कितना है और ये कितना है तेजी से बताएंगे आप। 100 cos 37, 100 cos 37, cos 37 4/5, 60 4/5, 4/5, 100 4/5, 80 जो मिस्टेक्स है ना ये सुसाइडल मिस्टेक्स है। ये एग्जाम में जाने का छोटी गलती भी गलत, खत्म गया बाहर। गलती नहीं करने का, ठीक है ना, ध्यान देने का।
या ऊपर क्या आएगा 60. 60, that will be 100 sin 37. sin 37 is 3/5. 3/5 into 100 करोगे तो सॉल्यूशन के बाद ये हो गया 60. चलो अब सारे कंपोनेंट्स अपने जहन में होने चाहिए. एक और बात बताओ, ये नीचे की तरफ तो कितना होता है G. 10 ले लें अभी डायरेक्ट इसको. इसके भी तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, क्या कहते हो? और डेफिनेटली यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा तो 37 ही बनेगा. 10 cos 37. ठीक है ना? तो उसका नंबर बता दे मुझे. 10 cos 37. cos 37 4/5. 8. 8. So this is going to be 8 and this is going to be 6. करेक्ट है? Yes, sir. चलो डेयरिंग करो. टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ. 2 60. सही जा रहे हैं? Upon 10. 8. 10 कहां से आएगा? 8 आएगा. अरे बेटा फॉर्मूला तो याद कर. 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा. 15 सेकेंड. याद करना फॉर्मूला. मैं अब ये सोच के चल रहा हूं कि ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया. सही लिखा मैंने ये. 2 y कंपोनेंट. स्पीड का भी y कंपोनेंट लेना है और एक्सेलरेशन का भी y कंपोनेंट लेना है. स्पीड का y कंपोनेंट 60 है, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट 8 है. नको. कितना है आंसर? 15 seconds. 15 सेकेंड. वी गॉट एन आंसर ऑफ 15 सेकंड. माइक देखो किसका ऑन है, प्लीज ऑफ करें. प्लीज माइक के बारे में आप ख्याल रखें. वी आर जस्ट वर्किंग विद मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो आप अगर माइक ऐसे रिस्पॉन्सिबल बिहेव करोगे तो सारा रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाएंगी. ओके, सो टी इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला. ये फॉर्मूला याद था आपको? देखो अब एग्जाम में तो ऐसे ही जल्दी करना पड़ेगा ना बेटा. आप वहां फॉर्मूला लिखो, उन बच्चों के जैसा खेलते बैठोगे, इतना नहीं चलेगा. ये रिकॉल हुआ? यस सर. Yes, sir. अब रेंज निकालना है. अब मैं रेंज में भी ऐसे ही करूंगा. देख मैं 2 लाइन छोड़ के लिखता हूं, जरूरत पड़ी तो फॉर्मूला ऊपर लिख लूंगा. R इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देख, 80 इंटू 15 माइनस हाफ इंटू 6 इंटू 15 का स्क्वायर. देख ले सही हुआ? चल अगर तुझे याद नहीं आ रहा तो बता देता हूं. देख ux नहीं, sx इज इक्वल टू ux इंटू टाइम प्लस हाफ ax इंटू टाइम का स्क्वायर. देखो कितना आसान है. ux 80, टाइम 15, प्लस की बजाय माइनस. हम जानते हैं क्योंकि ये ऊपर फेंक रहा है और ये ग्रेविटी का इफेक्ट इसको नीचे ला रहा है. माइनस ये हाफ, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस वाला 6 और ये टाइम 15 का स्क्वायर. क्या कहते हो? यस. Yes, sir. चलो माइनस करो, आंसर निकालो, रेंज हो गया. हालांकि ये प्रॉब्लम अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसको 10 सेकंड में खत्म कर रहे हो. विद इन 10 सेकंड आप खत्म कर रहे हो इसको. फील कर रहे हो क्या? मतलब मैं क्या हिंट देना चाह रहा हूं आपको कि कैसे आपने सीधे वैल्यूज का इस्तेमाल करना है. इक्वेशन दिमाग में बिठा लेनी है आपने. चलो बताओ तो सही आंसर क्या आएगा. यस, फटाफट बताओ. और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमको. 15 का स्क्वायर करो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 18 और 15 का मल्टीप्लीकेशन करके उसको माइनस करो. 525. ओके, क्या सबका यही आया? यस सर. 525. 525. ओके, चलिए सजेस्टिंग एन आंसर ऑफ 525. 525. आई होप आप ये सही बता रहे हो. 525 मीटर. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर. एक और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है. अब ये बड़े काम का प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इसमें पूछा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा इज द इंक्लिनेशन एंगल फॉर प्लेन एंड बीटा इज द प्रोजेक्शन एंगल मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेन, नॉट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. लेकिन ये रिलेशन कब पूछ रहा है?
ये रिलेशन उस वक्त पूछ रहा है बेटा कि जब हम ये प्रोजेक्टाइल थ्रो करें, प्रोजेक्ट करें, लेकिन जब वो सरफेस पर जाके गिरे तो परपेंडिकुलरली गिरे। अब आमतौर पे ना प्रोजेक्टाइल गिरता कैसे है, देखो, लेट मी शो यू द सिचुएशन इन द प्रीवियस डायग्राम्स। आमतौर पर वो ऐसे गिरता है ना, वो ऐसे गिर रहा है, ये देखो, ये ऐसे गिर रहा है प्रोजेक्टाइल, करेक्ट है? यस सर। तो बेटा जब वो ऐसे गिर रहा होगा तो उसके पास y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी है और x भी है। अगर मैं इसका रेजोल्यूशन यहाँ पे भी कर दूं तो यहाँ पे मुझे x और y दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। सही है? यस सर। हाँ, इसको बहुत केयरफुली सुनना आपने, क्योंकि ये कंक्लूजन जो मैं आपको देने वाला हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आमतौर पर प्रोजेक्टाइल तो ऐसे सीधा गिरता है, और जब वो ऐसे सीधा नहीं, इस तरीके से इंक्लाइन ऑब्लिक गिरता है और उसमें x और y दोनों कंपोनेंट बनते हैं। लेकिन सोचो अगर ये प्रोजेक्टाइल पूरा सीधा ही गिर गया, सीधा, मतलब उसके पास कौन सा कंपोनेंट होगा और कौन सा नहीं होगा? वाई वाला नहीं होगा और एक्स वाला होगा। अच्छा, तुमने पूरा उल्टा बोल दिया। सीधा गिरना मतलब क्या है? y वाला होना चाहिए। वाई वाला। सीधा गिर रहा है, ये सीधा गिर रहा है, ऐसे सीधा सीधा गिर रहा है, मतलब कौन आया? y y आया साइन थीटा। और x नहीं आया। साइन थीटा बीटा नहीं है, वो गिरते टाइम पर अलग हालत रहती है उसकी, दोनों साइड में एक्सेलरेशन है उसके। सो आई एम जस्ट सेइंग इट कि जब ये सीधा गिरेगा, परपेंडिकुलर गिरेगा, तो कौन सा कंपोनेंट एब्सेंट हो जाएगा? एक्स का। फिर cos थीटा बोल रहे हो? डोंट से cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता, ये नहीं आएंगे, कुछ और ही बनेगा इधर। इसको मत रिप्रोड्यूस करो यहाँ पे, ये ग्राउंड पे नहीं चल रहा है, ठीक है? प्लीज माइक ऑफ रखें। ये ग्राउंड पे नहीं चल रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है ये। तो डोंट से दैट यू cos थीटा आएगा, यू sin थीटा, ऐसा मत बोलो। यहाँ पे ना तो मैग्नीट्यूड में यू cos थीटा है, ना ही sin थीटा है, कुछ और ही एंगल, कुछ और ही उसका जो फॉलिंग प्रोसेस होगा। लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि आपसे, अगर ये सीधा गिर गया, इफ इट फॉल्स वर्टिकली स्ट्रेट, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास कौन सा कंपोनेंट एब्सेंट है? ux x x एब्सेंट है। ux भी गलत है, फिर गलत बोल रहे हो। ux भी नहीं बोलना है आपने, आपने सिर्फ इतना बोलना है कि x कंपोनेंट एब्सेंट है। ux दोबारा नहीं आता है और ना ही uy दोबारा आता है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन दोनों साइड में है। वो टाइम पे डिपेंड करेगा, पूरी काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा के निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी कितनी कितनी वैल्यूज बनेंगी। हम नहीं बोल सकते कि u cos थीटा जैसा वैसा आएगा और u sin थीटा जैसा का वैसा आएगा, नहीं बोल सकते। आप ये दिमाग में बिठाएं अच्छे से। क्लियर हो रही है बात? yes Yes. अगली बार ये सवाल फिर करता हूँ, रिपीट कर रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। अगर ये प्रोजेक्टाइल सीधा गिरा, विच कंपोनेंट विल बी मिसिंग? x बस ये ईमानदारी का जवाब हो गया तुम्हारा, x कंपोनेंट नहीं आएगा। डोंट से u cos थीटा, डोंट से ux, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कंपोनेंट्स दोबारा यहां नहीं बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनते हैं, ठीक है ना? चाहे वो ऑब्लिक गिर जाए, चाहे उसमें x आए तो कुछ और वैल्यू ऑफ x आएगी, चाहे y आए तो कुछ और वैल्यू ऑफ y आएगी। इसकी तरह नहीं होता है कि x और y दोबारा रिपीट हो गए, नहीं, कुछ और होंगे। फिर एक बार सवाल कर रहा हूं, इफ द प्रोजेक्टाइल फॉल्स स्ट्रेट, which component is missing? x Y. component X component is missing and it will be only having a certain sort of y component, Vy. In fact, I must say X component is 0, क्योंकि ये सीधा गिरा, परपेंडिकुलर गिरा। परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर गिरता है तो X नहीं आएगा, सीधा। Getting it? yes sir अब मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाने जा रहा हूं। बिफोर अप्लाइंग अ काइनेमेटिकल इक्वेशन, लेट मी टेल यू, ये G, ये अल्फा, ठीक है ना? अल्फा इंक्लिनेशन एंगल, ये क्या? कॉस अल्फा, और ये क्या? साइन अल्फा। इसके भी रेजोल्यूशंस करो, इधर और इधर। ये बीटा है, 2 sin alpha बीटा, अल्फा नहीं, u cos beta कॉस बीटा। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाओ अलोंग एक्स एक्सिस।
along x axis, along x axis मतलब इधर है x axis अपना, और ये जो ऊपर चलने वाला है ये क्या है, ये y axis है। अब ये वाली काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू u प्लस a t। सही है? Yes, sir. ठीक है ना? बट दिस इक्वेशन आई विल बी अप्लाइंग ओनली फॉर द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसको एक्स एक्सिस में लगाने वाला हूं, और ये टाइम हम लोग कैपिटल लिखेंगे। तो ये हो गया ux, सॉरी vx, ux, ax और t। t इज जस्ट टाइम, इट इज नॉट फॉर x एंड y। अब सोच समझ के बताओ, vx की जगह क्या लिखूं? 0. जीरो। क्यों जीरो लिखें? छठी बार क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये क्यों जीरो लिखें? क्योंकि x कंपोनेंट एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? Perpendicular प्रोजेक्टाइल ने परपेंडिकुलर हिट किया सीधा। आप कोई चीज ग्राउंड पे से सीधा गिर रही है तो उसका एक्स कंपोनेंट तो आएगा ही नहीं बेटा, सारा का सारा वाई आएगा। यस। हाँ, अच्छा यूएक्स बताओ कितना था? U cos beta. वेरी u cos शाबाश, बहुत अच्छे। यूएक्स है अपना u cos बीटा, प्लस क्या माइनस? माइनस g sin माइनस, शाबाश, बहुत अच्छे। एक्सेलरेशन G sin alpha. साइन अल्फा। कॉस बोले तो अभी मार पड़ेगी तुमको, कितनी बार बोल रहा हूं, ये एक्स एक्सिस में लिख रहे हैं हम। ठीक हो गई बात? टाइम का फॉर्मूला बताओ। 2u sin theta by g cos साइन बीटा, इस बार बीटा है, डिवाइडेड बाय g cos alpha। सही है? यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमने देखा कि ये g और ये g कट गया, ये u cos बीटा दूसरी साइड लिया हमने, तो वो माइनस में होगा, फिर यहां का माइनस और इसका माइनस आपस में बैलेंस हो गया। फिर हमने देखा कि ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा मिला के क्या हो गया? tan alpha। फिर ये 2 जैसा वैसा, और ये u साइन बीटा। अभी मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए ये। फिर मैं नोटिस कर रहा हूं यार, इधर भी u है उधर भी u है, तो इसको भी काट दो। फिर इस तरफ बचा cos बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा, और ये साइन बीटा है, इसके नीचे ले लो, cos बीटा का डिनोमिनेटर बना दो उसको। अब आप मुझे बताओ cos बीटा अपॉन साइन बीटा क्या आएगा? cot beta। वेरी गुड, cot बीटा इज इक्वल टू ये 2 और ये आगे tan अल्फा। ये हो गया इसका आंसर। दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा टू हैपन दिस। ये होने के लिए कि भाई प्रोजेक्टाइल परपेंडिकुलर गिरे। ठीक है, अच्छा एक बात सोचने वाली है कि ये एक्स कंपोनेंट 0 क्यों हुआ? तो जब ये परपेंडिकुलर ऐसे, हाँ परपेंडिकुलर 0 गिरा, बराबर है, परपेंडिकुलर गिरा, वो तो उसका कॉन्सिक्वेंस है। एक्स कंपोनेंट 0 हुआ इसलिए वो परपेंडिकुलर गिरा। लेकिन क्यों 0 हुआ? तो बेटा इसलिए 0 हुआ कि जब हमने इसको ऊपर थ्रो किया ना, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos बीटा को कौन घटा रहा है? g sin alpha. ये रिटार्डेशन इसको घटा रहा है, और ऐसा हुआ इन एंगल्स के एडजस्टमेंट की वजह से कि ये इसको इतना घटाया इतना घटाया इतना घटाया कि ये 0 ही हो गया। तो गिरते वक्त वो 0 था। सोचो अगर मैंने प्रोजेक्टाइल डाउन द थ्रो किया, ऊपर से नीचे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ux 0 हो जाए, सॉरी vx 0 हो जाए? नो। हाँ वेरी गुड, शाबाश। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x कंपोनेंट वहां पे, x कंपोनेंट को घटाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, उल्टा ये g sin अल्फा उसको इंक्रीज कराएगा। फील कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? यस। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डाउन द प्लेन हम कभी भी ऐसा प्रोजेक्शन नहीं कर सकते कि जो ग्राउंड पे सीधा गिरे, लेकिन हम अप द प्लेन कर सकते हैं। अप द प्लेन करने के लिए ये इसलिए मुमकिन है, इसलिए पॉसिबल है कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये जी साइन अल्फा खत्म करेगा, बिकॉज दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जब हम डाउन द प्लेन की बात करते हैं बेटा, डाउन द प्लेन, तो u cos थीटा को ये g sin अल्फा तो सपोर्ट कर रहा है, इसको खत्म कर ही नहीं सकता, उल्टा ही इसको बढ़ाएगा। तो ux खत्म ही नहीं होगा और uy भी नहीं,
होगा वो भी आएगा बिकॉज यू आर फॉलिंग डाउन। तो कभी भी डाउन द प्लेन में हम परपेंडिकुलर लैंडिंग नहीं कर सकते। आई होप आप समझ पा रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फिर रुक जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, आपने उसको ट्राई करना है। देखिए इस क्वेश्चन पे जल्दी से अपना हाथ साफ करें फटाफट। रेंज पूछा है तो तेजी से काम करते हैं। सबसे पहले ये कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट बनाते हैं और ये वाला कंपोनेंट बनाते हैं। नंबर्स बताओ। अब मैं नंबर्स लिखूंगा, बस आपने रिकॉर्डिंग पीछे जाके देखनी है नंबर्स क्यों लिखा मैंने। बताओ ये वाला नंबर क्या बनेगा मैग्नीट्यूड में। 50 cos 53 cos 53 3/5 40. 30 3/5 ये वाला क्या बनेगा 40. 40। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आ रहा है जी। इसके कंपोनेंट स्प्लिट करूंगा तो एक इधर एक इधर। ये एंगल ध्यान से देखो 37। तेजी से बताओ ये कंपोनेंट क्या बनेगा 10 cos 37 cos 37 4/5 यानी कि ये हो गया 8, 8. ये हो गया 6। फटाफट बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट 2 बोलो। U sin theta divided by फिर यू साइन थीटा नहीं चाहिए मेरे को, फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे। 40 अपॉन 6. 1 sec 8 10 6 आ रहे हो यार, सब गलत कर रहे हो लेक्चर के एंड में, बकवास। अबे पूरा वाई लिखते हैं ना यार। 10 second. 10 second. वो आंसर तुमने कैलकुलेट कर दिया, फॉर्मूला समझ में आएगा लेकिन Yes, sir. Yes. यार टेंशन दे रहे हो तुम लोग। ऐसा है सारा कुछ वाई में लिखते हैं ना। Yes, sir. Yes, चलो sir. कैलकुलेट किया, आंसर 10 सेकंड आ गया। अब रेंज लिखना है, गलती नहीं करना प्लीज। देखो समझ जाओ बेटा, समझ जाओ प्लीज। ux टाइम 10 Kinematical equation. प्लस हाफ एक्सेलरेशन ax इंटू टाइम 10 का स्क्वायर। क्या कहते हो? Yes. देख बेटा ये वाली इक्वेशन लगाई मैंने, s ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x टाइम प्लस हाफ a ऑफ x t का स्क्वायर। Yes, sir. अब एग्जाम में तुझे ऐसा फास्ट करना पड़ेगा, एग्जाम में तू ऐसे इक्वेशन लिख के नहीं कर सकता 1 मिनट के अंदर। यू शुड बी डूइंग इट फास्ट। फॉर्मूला रिकॉल करो दिमाग में। क्लियर हुई बात? Yes. Yes. Yes, चलो sir. इन्हीं कैलकुलेशन पूरा करो। ये हो गया 300 सही है आंसर। Yes, sir. 600 मीटर। ऐसे इसके आंसर्स निकलते हैं। अब जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन्हें अच्छे से दिमाग में बिठाना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में पुटअप कर रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन केयरफुली करने हैं। नहीं समझता है तो मुझे बाद में पूछना है। आपने कोई भी पॉइंट इसका अगर क्लियर नहीं होता है तो आपने मुझे बाद में पूछ लेना है इसके बारे में। ठीक हो गई बात? तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं ये वीडियो लेक्चर के लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहां से आप उसको नोट कर लें और अकॉर्डिंगली फिर इनका सॉल्यूशन बनाएं। Yes. चलिए रुक जाए फिर। Yes, sir. Yes, sir.